पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट शो में जिसका नाम है डॉक्टर से पूछो। गौतम बुद्ध ने एक सीख दी थी, या यूं कहूं कि उनके ज्ञान का भंडार बहुत बड़ा है, लेकिन डॉक्टर से पूछो में उनका एक जो कहा हुआ वाक्य है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का स्वास्थ्य उसके लिए सबसे बड़ा उपहार है, और जो मनुष्य अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए कार्यरत रहता है वही मनुष्य सही मनुष्य कहलाता है। अपना स्वास्थ्य पर ध्यान देना, हर कोई ये बोलता है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, पर कैसे ध्यान देना चाहिए? अपने स्वास्थ्य को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आप सभी के लिए इसी बात पर हम लोग बातचीत करने के लिए आते हैं कि आखिर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के यूं तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जो बेहद आसान है। जी हाँ, ध्यान और अध्यात्म का रास्ता। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें ना तो आपका खर्चा होता है, ना ही आपको कोई बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आपको बस अपने लिए समय निकालना होता है और ध्यान देना होता है कि आप जिसे परेशानी मान रहे हैं, जिसे समस्या मान रहे हैं, जो आपके शरीर को तकलीफ दे रही है, आखिर उसका रीजन क्या है। और इन सभी बातचीत में हमारे साथ शामिल होते हैं डॉक्टर एस रंजन, जो कि पेशे से एक MBBS डॉक्टर हैं और एनर्जी एक्सपर्ट है। आइए स्वागत करते हैं एस रंजन जी का। सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। हम बात कर रहे होते हैं हमेशा स्वास्थ्य की। स्वस्थ शरीर एक अच्छा शरीर होता है, लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए यूं तो खान पान जरूरी है, रहन सहन जरूरी है, इसके लिए और जो बहुत ही जरूरी है वो है माइंडसेट। आखिर माइंडसेट कैसे स्वस्थ रहने में सहायता करता है? देखिए, ये आध्यात्मिक पहलू ही है जहाँ पे हम ये बात समझ पा रहे हैं कि माइंड का रोल सबसे अधिक है। ये स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएं तो वही ध्यान है। ध्यान में या अध्यात्म में हम स्थूल को छोड़ते हैं, स्थूल पे फोकस कम रखते हैं और सूक्ष्म के प्रति जागते हैं। तो शरीर स्थूल है, शरीर दिखता है, लेकिन मन हमारा नहीं दिखता। तो अगर हम अपने मन पे काम करना सीख सकें तो अपने आप को हम बहुत इजीली स्वस्थ बना लेंगे। ये आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक पहलू है। पूरी दुनिया में या आप कभी भी हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, तो वो इसी बात पे रहेंगे कि हम क्या दवा खा लें, या कुछ बात भी करें तो क्या डाइट में क्या लें। क्या हम ले रहे हैं मुंह से, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम माइंड में क्या सोच रहे हैं। अगर माइंड में राइट थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, स्पिरिचुअल थिंकिंग अगर आ जाती है तो हीलिंग बहुत ईजिली हो सकती है। यही हमारा आधार है और इसके बेसिस पर हमारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। लुई हे, यू कैन हील योर लाइफ की जो ऑथर हैं, उन्होंने हजारों लोगों को हेल्प किया, कई लोगों की कई बीमारियां ठीक हुई। तो मन पर काम करते हुए अपने लाइफस्टाइल पे, अपने डाइट पे, अपने जीवनचर्या पर थोड़ा सा हम अगर ध्यान दें तो बहुत आसानी से हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। जी हाँ, हम लोग बहुत आसानी से अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, और उसी आसानी में एक और काम है डॉक्टर से पूछो में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ, हर शुक्रवार 5 से 6 हम आपसे मिलते हैं ताकि आपके दिमाग में जितनी भी कोई भी आपकी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, आप उसको डॉक्टर से पूछो में हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर निशा है और मैं जयपुर से बोल रही हूँ मैम। जी मैम, अपना सवाल पूछिए। मेरी क्वेरी थोड़ी सी लंबी है, बट क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी। जी। तो ये इंक्रीज यूरिनेशन स्टार्ट हुआ था 1 महीना पहले कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इट इंक्रीज एट नाइट। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज ड्यूरिंग डे टाइम ऑल्सो, और फिर एक टाइम ऐसे आया 40-45 मिनट पर अर्ज ऑफ यूरिनेशन आता था, और यूरिनेशन करने के बाद फिर लगता था कि फिर से आ रहा है। जी। तो डॉक्टर्स ने इसको UTI करके ही ट्रीट किया कि इन्फेक्शन है, और 5 बार कोर्स कराया, 5 टाइम्स 1 मंथ के अंदर। आई टेकन 5 टाइम्स एंटीबायोटिक्स ईच टाइम फॉर 5 days।
लेकिन एक बार भी यूरिन में कोई भी रिपोर्ट में ना तो बैक्टीरिया आता है, ना ही कल्चर में कुछ भी आता है। फिर एमआरआई, सीटी स्कैन सब करा दिया है, मगर जो सिम्टम्स है स्लाइटली इम्प्रूव हुए हैं, बट अभी भी ऐसे ही है। जी। एक वजाइनल फुलनेस रहती है, लगता है कि नीचे कुछ है, हेवीनेस। एक डॉक्टर ने सिस्टोफील बोला गायनेकोलॉजिस्ट ने, लेकिन दूसरे ने चेक करके बोला कुछ भी नहीं है। सिम्टम्स इम्प्रूव तो हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया। और करंट सिम्टम्स ये है कि थोड़ा सा यूरिन आती है, ज्यादा प्रेशर फील होता है, और हमेशा नीचे फुलनेस रहती है। कभी कभी सडनली बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और बर्निंग सेंसेशन के लिए मैं सीटाडेल वगैरह एल्कलाइजर पीती हूँ, बट वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। जी। और लाइक परेशानी 1-1.5 महीने से बहुत परेशानी हो रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि सब इन्वेस्टिगेशन हो गए तो प्रॉब्लम क्या है। जी मैम। समझना ये है डॉक्टर साहब, वीकनेस के लिए उन्होंने कहा कि पहले तो वीक हो गया है, तो मैंने कीगल एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दिया है। बट आई रियली वांट टू नो कि व्हाट इज द इशू एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड बाय एनर्जी मेडिसिन। जी विनिशा जी, आपको डॉक्टर एस रंजन समझाएंगे कि आखिर किस तरह से आप इस परेशानी से डील कर सकते हैं। तो डॉक्टर विनीशा जी, पहले तो आपको बात यह समझनी है कि एलोपैथी सिस्टम में जिस प्रकार से हेल्थ को देखा और समझा जाता है, दैट इज ए नॉट ए फुल प्रूफ सिस्टम, नॉट ए परफेक्ट सिस्टम। आप उस सिस्टम में ही अगर बीमारियों के जड़ को समझना चाहेंगे वो तो नहीं मिलेगा। एंटीबायोटिक का कई कोर्स कर लिया यूटीआई के डायग्नोसिस को बनाकर, लेकिन समस्या सॉल्व नहीं हुई। तो समस्या सॉल्व इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम डायग्नोसिस सही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अगर यूटीआई होता तो एंटीबायोटिक कोर्स से ठीक हो गया होता। तो कीगल एक्सरसाइज तो कंटिन्यू करना ही आपको वो जरूरी है एज के साथ, या ऐसे भी कीगल इज आल्सो बाय द वे बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। आप यहाँ पर समझिए कि जो तकलीफ हो रही है यहाँ पर हम ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को, उसके ऑर्गन और उसके नाड़ियों को हम बेहतर बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। एक सिंपल एक्यूप्रेशर पॉइंट तो है कि हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का जो स्पेस है, ये सुजोक है। इस एक्यूप्रेशर एरिया को आप दोनों हाथों में दबाया करें। आप चाहें जब अगर आप घर पर हो, छुट्टी का टाइम हो, तो आप यहाँ पर हल्दी भी लगा सकते हैं या ब्लैक कलर। इस एरिया को दोनों हाथों में दबाना है। लेकिन ये सुजोक है, और सुजोक जो होता है वो थोड़ा सा इफेक्टिव होता है। ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं टीसीएम, जिसमें कि एक्यूप्रेशर पॉइंट के नाम और नंबर होते हैं। तो UB66 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर की छोटी उंगली, मैं आपको हाथ की उंगली में बता रहा हूं क्योंकि ये हाथ का बताना आसान है। पैर की छोटी उंगली के बेस पे आपको UB66 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है आपको। ये एक पॉइंट है, इसको कोल्ड पॉइंट की कैटेगरी में रखा जाता है। एक्यूप्रेशर में के अंदर अलग अलग पॉइंट की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो ये कोल्ड पॉइंट कैटेगरी में आता है। इसका मसाज आपको आगे पीछे, ऊपर नीचे, गोल गोल किसी भी तरह से कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आपको दर्द मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर दर्द मिले तो दिन में आप 3 से 5 बार दबाएं, अगर दर्द ना मिले तो दिन में 2 बार दबाएं। और इसके साथ साथ आपको SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो कि हर एक महिला के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी गायनी प्रॉब्लम, कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम हो, SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। दोनों पैरों में से आपको लाइफ लॉन्ग दबाना है। एंकल से 4 अंगुल ऊपर ये SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको दर्द जरूर मिलेगा। दिन में 3 से 5 बार दबाएं। जब थोड़ा दर्द कम हो जाए तो फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को दिन में 24 घंटे में 2 बार कर लें, लेकिन ये लंबे समय तक आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट SP6 दबाना होगा। इसके साथ एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो हमारे शरीर में हर तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, चूंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए मैं ऐसा टर्म यूज कर रहा हूँ, हर एक तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, हमारी जो भूख लगने का जो प्रोसेस होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड का होता है, हमारे शरीर में जो अलग अलग हार्मोन्स का होता है, हमारे शरीर में जो सोने और जगने का होता है, देयर आर सो मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो सभी तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस को हार्मोनाइज करने के लिए, उनके बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करने के लिए LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, अंगूठे की लाइन में कलाई पे LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको मसाज करना है। मैं अपने हाथ में दिखा रहा हूँ, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा अगर चित्र मिल जाए तो दिखा दें। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आप इस पे समझ लीजिए। रिस्ट पे ये है, LU9 बिल्कुल रिस्ट पे है, फिर उससे थोड़ा सा अंतर पे LU7 है। आप फोटो खींच के रख लें। और राइट हैंड में ज्यादा करना है, दोनों हाथ में वैसे करना है। लेफ्ट हैंड में अगर लेफ्ट रिस्ट पे अगर पेन मिलता है, टेंडरनेस,
तो करें, नहीं तो सिर्फ राइट में करें। इस LU7 पे करें। ये LU7 जो है वो फ्रीक्वेंसी को हमारी बॉडी में हर तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस की फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करता है। अगर ऑर्गन के मसल स्ट्रेंथ में कमी आई हो तो कीगल एक्सरसाइज से उसमें हेल्प होगा, प्लस UB60 एक्यूप्रेशर पॉइंट से और SP6 से ठीक होगा। और अगर ये बायोलॉजिकल जो रिदम है, सर्केडियन रिदम और कई तरह के रिदम है हमारी बॉडी में, उसका इशू होगा तो LU7 पे मसाज करने से ठीक होगा। एनर्जी पर हम काम करना सीखें। वी आर एनर्जी बीइंग्स। अगर हम सिर्फ अपने आप को फिजिकल रूप से देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। और लुई है, आपने नाम जरूर सुना होगा। मिरर के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस किया करें ना, अपनी बॉडी से जुड़े, अपने बॉडी को सुने। हमारा अपना शरीर अगर हम उससे पूछें मेडिटेशन में बैठकर तो वो गाइडेंस दे सकता है कि हील करने के लिए क्या करना है। मेडिकल की ये सोच है कि अपने बॉडी के बारे में जानने के लिए हमें CT स्कैन और MRI कराना पड़ेगा। रिपोर्ट्स क्या कहती हैं उसके हिसाब से अपनी बॉडी को देखते हैं। लेकिन अध्यात्म इसके विपरीत, हम अपने शरीर को सुनकर समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो ध्यान में अपनी बॉडी से पूछिए, बॉडी से बात कीजिए, हाउ टू हील यू। तो इंट्यूशन में आपको जवाब मिल सकता है। जब हमारा ब्रेन, हमारा मेडिटेशन थीटा स्टेट में होता है तो जवाब आते हैं। तो इस तरह से काम करें, आपको हेल्प जरूर होगा। जी हाँ विनीशा जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने डॉक्टर साहब के बताए गए सभी सुझावों को ध्यान से सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने नोट डाउन जरूर किया होगा और आप बिना प्रतीक्षा किए, बिना समय गवाए इन सभी कामों को करना शुरू करेंगे। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बहुत कारगर हैं। अगर आप दिन में 2 से 3 बार, सर अगर मैं सही हूँ तो, अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हमें दर्द मिलता है तो ये नॉर्मल दर्द नहीं, इसको टेंडरनेस बोलते हैं। अगर अपने आप से किसी जगह दर्द हो रहा है तब वो दर्द है। बिल्कुल। अगर दबाने पे दर्द हो रहा है तब वो टेंडरनेस है। अगर टेंडरनेस मिलता है तब दिन में 3 से 5 बार करना जरूरी है। अगर टेंडरनेस नहीं है, कभी कभी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में दर्द नहीं होते। अगर दर्द नहीं है तो वो एक्यूप्रेशर पॉइंट नहीं है, ऐसा नहीं होता। तब भी वो एक्यूप्रेशर पॉइंट हो सकता है। तब दिन में 2 से 3 बार हम करें। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैटर करेगी कि वहां पे एनर्जी बैलेंस कितना है। तो अगर एनर्जी बैलेंस ज्यादा है तो ज्यादा बार करना है, कम है तो दिन में 2 बार या 3 बार करना होगा। जी देखिए, हम लोग आपको एक्यूप्रेशर के भी अलग अलग जो तरीके हैं, किस तरह से हम आपको और चाहते हैं कि आप और समझदारी से हर काम को करें, चाहे वो आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना ही क्यों ना हो। इसलिए हम आपको कहते हैं कि डॉक्टर से पूछो के कार्यक्रम में ना सिर्फ आपके सवाल बल्कि पूछे गए तमाम सवालों में या आपसी बातचीत में हम आपको उन सभी तरह का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं जिससे आप अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। तो सर, आपने बताया कि एनर्जी, हम लोग एक एनर्जी बीइंग है। यस। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, चेतना के अगर हम अध्यात्म की बिल्कुल शुद्ध रूप को समझें तब तो हम चेतना से बने हैं, कॉन्शियसनेस। लेकिन यह चेतना जो है ये 7 शरीरधारी है ना। हमारे पास 7 बॉडीज होती हैं और उसमें जो एनर्जी का जो लेवल है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी पर और माइंड पे काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी के लेवल पे अगर हम अपने आप को समझ सके, जैसे फिजिकल लेवल पे हम समझते हैं कि हाँ ये मेरी उंगलियां हैं, ये मेरे हाथ है, ये मेरा कंधा है, ये मेरी आंखें हैं। फिजिकल लेवल पे चूंकि हमें आसानी से दिख रहा है तो हम समझ पा रहे हैं। एनर्जी लेवल पे भी दिखता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास अच्छा ध्यान होना चाहिए, क्लेयरवॉयंस, थर्ड आई विजन होना चाहिए। और थर्ड आई विजन में भी बहुत अच्छे लेवल का, तब हम अपने चक्रास को, अपने नाड़ियों को समझ सकते हैं। अब हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं, जो हमारे शरीर में 22 नाड़ियों पर एक्यूप्रेशर पॉइंट किया जाता है। नाड़ियां तो ऐसे दर्जनों हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन मुख्य रूप से 22 नाड़ियों पर एक्यूप्रेशर करते हैं। तो अब जिस क्लेयरवॉयंट ने, जिस ऋषि ने ये नाड़ियां देखी होंगी तो वो उनका थर्ड आई वैसा उतना अच्छा होगा, है ना। तो अब हमें परंपरा में बताया जाता है कि हाँ ये एक्यूप्रेशर पॉइंट इस जगह पे है, बिल्कुल, लेकिन वो तो वास्तव में हम देख भी सकते हैं अगर हमारे पास वैसी हो तो। ऊर्जा के तल पे हमें अपने आप को समझना है। फिजिकल लेवल पे जब भी कोई बीमारी आती है पहले वो एनर्जी लेवल पे आती है। अगर एनर्जी लेवल पे अगर हम अपने आप को ठीक कर लें तो यूं ही ठीक हो जाएंगे। तो अगर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हम यहाँ पर चर्चा होती है, आप दूसरों के बारे में जब सुन रहे हैं
एक अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट का जिक्र आए, आप दबा के देख सकते हैं। अगर आपको वहां पर टेंडरनेस यानी कि दबाने पर दर्द महसूस होता है तो समझ लीजिए कि आपको भी इस एक्यूप्रेशर पॉइंट की जरूरत है। बिल्कुल। हाँ, किस हेल्थ का प्रॉब्लम के कारण है एग्जैक्टली वो आपको नहीं पता, लेकिन कुछ तो कनेक्शन है, तो उसे दबाना चाहिए। जैसे अभी मैंने SP6 का जिक्र किया, हर एक महिलाओं को, हर एक लेडीज को SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट अपना दबाकर चेक करना चाहिए, और अगर दर्द मिलता है तो उसे रेगुलर से दबाया करें, अपने आप को वो हेल्थ फिट रखेंगे। जी हाँ, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ। अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं नीलिमा सूर्यवंशी हूँ, मैं मुंबई से हूँ। जी नीलिमा जी, अपना सवाल पूछिए मैम। मैं 2 साल से मेडिटेशन करती हूँ, सज्जन सांगत से भी करती हूँ, स्वाध्याय भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ जी। मुझे कोई भी हेल्थ इशू नहीं है, जो भी हेल्थ इश्यूज सारे मेरे क्लियर हो गए। लेकिन मैंने अभी रिसेंट मेरा हीमोग्लोबिन चेक करवाया तो वो 5 आया, बट मुझे वो 5 हीमोग्लोबिन से कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछना चाहा कि फिर ऐसे इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए नीलिमा जी, आप ये कह रही हैं कि अब हीमोग्लोबिन कम है लेकिन तकलीफ नहीं है। तो ऐसा कितनी बार होता है कि हम तकलीफ अभी अपरेंट नहीं है, तो सामने नजरों के सामने नहीं है, तो जिंदगी गाड़ी जो है वो चल रही है, और कभी कुछ हेल्थ इश्यू हुआ तो हम जल्दी, क्योंकि हमारा खून कम है, खून का संचार ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो कोई भी हीलिंग हो, चोट हो, तो उसमें अधिक समय लग सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो तो ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आप जूस को, बहुत सारे अनार के जूस है, चुकंदर का जूस है, गाजर का जूस है, आप बहुत तरह के जो जूस होते हैं उन्हें पीकर आप अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए जूस का सेवन किया करें, और ब्लेस करके, अध्यात्म में आप लंबे समय से है तो एनर्जी को तो आप समझ चुके हैं, एनर्जी को प्रार्थना से और भावनाओं से बढ़ाया जा सकता है। जूस को आप ब्लेस करके फिर उसको लिया करें कि ये जूस जो है इसके अंदर डिवाइन एनर्जी है और ये मेरे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाला है ना। इस तरह से करेंगे तो आपको जूस जो है हीमोग्लोबिन बढ़ाना जा सकता है। साथ ही साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट कर सकते हैं SP4 एंड SP9। हमारे पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, स्प्लीन मेरिडियन का चौथा एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको चित्र दिखाया जा रहा है। दोनों पैरों में इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आपको दर्द मिलने की काफी संभावना है। अगर दर्द ना भी मिले तो भी आपको दबाना है, और यहाँ पर हल्दी लगानी है। जो पीला रंग है यहाँ पर, वो हल्दी लगाने के का इंडिकेटर करने के बताने के लिए है। हल्दी लगाएंगे तो SP4 मजबूत होगा। SP4 पे लगाइए, और SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे घुटने के पास होता है, इसी लाइन में ऊपर जाएंगे तो SP4 और SP9 को मसाज करेंगे। गूगल पे भी आप ढूंढेंगे SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट तो आपको चित्र मिल जाएगा। तो SP4 और SP9 पर काम करते हुए आप अपना हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ नीलिमा जी, आपने इस बात को समझा कि आपको इससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ये भी सोच अच्छी है, लेकिन तकलीफ को इग्नोर नहीं करना है। हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप 2 साल से ध्यान कर रहे हैं, आप अपने आप को और बेहतर बनाने के रास्ते पर हैं। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा जैसा सोचते हैं हमारी जिंदगी में वैसा ही होता है। अगर आप अपनी हर समस्या को बहुत ही लाइट और पॉजिटिव वे में समझकर आगे बढ़ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आपका ऐसा सोचना ही आपको आधी बीमारियों से दूर कर देता है। पर हाँ, इसे इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करने से हम काफी समस्याओं को आंख बंद करके और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्ते, आपका नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम शोभा भारती है मैम। जी शोभा जी। मैम सीजोफ्रेनिया के दौरान के बारे में पूछना है। सीजोफ्रेनिया, इज़नोफिलिया, ठीक से फिर से बोलिए। सीजोफ्रेनिया किनको है? मेरे को सर। अच्छा, आपको ये तो डॉक्टर ने बोला है, आप अपनी तकलीफ को डिस्क्राइब कर सकते हैं? यस सर। बताएं। सर वो मुझे तो बहुत ज्यादा थोड़ा गुस्सा आता है इसलिए।
देखिए, सिजोफ्रेनिया जो डायग्नोसिस है मेडिकल में, जनरली तो ऐसा मानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक नहीं हो सकता। लेकिन सिजोफ्रेनिया है कि नहीं है, पहले तो एक बात वो समझनी पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ गुस्सा आने की समस्या है तो वो तो सिजोफ्रेनिया की तकलीफ नहीं भी हो सकती है ना। यहाँ पे मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर कहते हैं आप उस वर्ड्स को मत पकड़िए। आपको क्या तकलीफ होती है अपनी तकलीफ को बोले। सिजोफ्रेनिया की अगर डायग्नोसिस अगर गलत हो गई बाय चांस, तो फिर हम गलत समस्याओं का समाधान करते रहेंगे और बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि डायग्नोसिस ही सही नहीं थी। तो अपने शब्दों में अपनी समस्या को बताया करें। चलिए मैं आपको जनरल बता देता हूं कि आपको सज्जन सांगत्य बढ़ाना है। सज्जन सांगत्य, जो ध्यानी लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनके साथ रहिए। जब हम सकारात्मक लोगों के और आध्यात्मिक लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा व्यवहार बदलता है। हम उनके ऑरा में रहते हैं तो हम पॉजिटिव रहते हैं, और हम दूसरों को देख कर भी सीखते हैं कि कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है ना। अच्छे दोस्त अपने लाइफ में अच्छे ध्यानी दोस्त बनाएं। जो आपको अच्छे ध्यानी मिल जाए उनके दोस्त बनने की कोशिश करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। जब आप अच्छे ध्यानी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप अपने आप पॉजिटिव होने लग जाएंगे। तो अच्छे दोस्त को ढूंढिए और उनके साथ रहिए। कभी ऐसा मत बोलिए कि दुनिया में दोस्त नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग नहीं है। हमेशा अच्छे लोग होते हैं, लेकिन आपको उन्हें ढूंढना पड़ता है, आपको उनके पास जाना पड़ता है। आप अपने टर्म एंड कंडीशन पे चाहेंगे कि वो आपके घर आए तो ऐसा तो नहीं होगा। आपको उनके घर जाना पड़ेगा, आपको उनसे मिलना पड़ेगा। तो सज्जन सांगत्य बढ़ाना है, वो सबसे बड़ी बात है। और जो आपने गुस्से की बात करी, जब भी आपको गुस्सा आए आप गहरी सांसें लें, गहरी सांसें लें और उसे मुंह से छोड़ें। अगर ऐसा हम 5 बार 10 बार करते हैं तो गुस्सा जो है वो हमारा हावी नहीं हो सकता, तुरंत गुस्सा जो है वो खत्म होने लग जाता है। साथ ही साथ आपको प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। पेड़ पौधों के पास रहें, थोड़ा जाया करें, थोड़ा वॉकिंग किया करें ना। मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सबसे बड़ा जो रामबाण है वो है प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करना, पेड़ पौधों के साथ, फूलों के साथ वॉकिंग करना, बेयरफुट वॉकिंग करना। नंगे पैर धरती पे चलते हैं तो उससे हमें बहुत फायदा होता है। तो सज्जन सांगत्य, अच्छे ध्यानी लोगों का साथ और प्रकृति के साथ गहरी सांसें लेना, तनाव को दूर करने के लिए, गुस्से को दूर करने के लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बता देता हूं मैं, HT7। ये आपको मजबूती देगा, मानसिक मजबूती। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच लीजिए। हमारी कलाई पर छोटी अंगुली के बेस पे है ये। कई सारी चीजों में ये काम आता है। मानसिक संतुलन के लिए, मन को मजबूत बनाने के लिए भी है ये, हमारे माइंड को स्टेबल करने के लिए। इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 3 से 5 बार आप थोड़ा थोड़ा एक बार में लगभग 2 मिनट के लिए दबाया करें। यहाँ पे दर्द नहीं होता है, लेकिन फिर भी दबाते रहना है। और यहाँ पे लाल रंग, रक्त चंदन या लाल रंग मार्कर का परमानेंट मार्कर आता है, इसको आप लगा सकते हैं, या रक्त चंदन लगा सकते हैं। तो HT7 पर दबाएंगे और लाल रंग लगाएंगे तो इससे आपको थोड़ा हेल्प होगा। लेकिन सज्जन सांगत्य सबसे मेन है, ध्यानी और अध्यात्म लोगों के साथ रहना। जी हाँ शोभा जी, आपने ध्यान भी करना है और ध्यानी लोगों के साथ भी रहना है, ताकि जो सकारात्मकता का प्रवाह आप अपने अंदर महसूस नहीं कर रहे हैं वो किसी के संपर्क में आने से उस सकारात्मकता का प्रभाव महसूस कर पाए। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रोध के लिए कुछ लोग कहते हैं कि जब गुस्सा आए तो किसी अकेले कमरे में चले जाएं, कुछ बोल्स को दबाने की बात करते हैं। हाँ, क्रोध से भी ज्यादा जो यहाँ पे अहम मुद्दा है ना, वो मैं सिजोफ्रेनिया पे लेना चाहूंगा। सिजोफ्रेनिया नाम सुन के भी बहुत लोग डरते हैं। जी बिल्कुल, है ना। अगर सिजोफ्रेनिया का पर्सन अगर खुद फोन करके अगर पूछ रहा है तो यही अपने आप में एक बहुत मानसिक संतुलन और सुदृढ़ता की बात है कि ये व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। मुझे ऐसा लगा जब इनका कि अपने परिवार में किसी के लिए पूछ रहे हैं। अगर इन्हें खुद है फिर तो डायग्नोसिस के सही नहीं होने की संभावना ज्यादा है। वैसे माइल्ड केस में हो भी सकता है, लेकिन अगर हम अध्यात्म में पड़े रहेंगे, जो बातें मैंने बताई अगर उनका ये फॉलो करेंगे तो आप सिजोफ्रेनिया भी ठीक हो सकता है। एलोपैथी वाले डॉक्टर नहीं बोलेंगे, वो तो बोलेंगे जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन हम तो यहाँ आध्यात्मिक परंपरा में ऐसा सोचते मानते नहीं है। हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सिजोफ्रेनिया या कोई भी बीमारी को कभी भी बड़ी बीमारी है ऐसा मत बोला करें। अध्यात्म में कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। जब हम ऊर्जा को समझ सकते हैं, ऊर्जा पर काम कर सकते हैं, अपने मन पर काम कर सकते हैं,
कोई बीमारी भी बड़ी बीमारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा और अपने आप पे काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन को अपनाना पड़ेगा। तो सिजोफ्रेनिया के केस में अगर ब्रेथ वर्क अगर ये कर पाए, क्योंकि इन्होंने गुस्से की बात कही, जी गुस्से में एक पॉइंट होता है हमारे भीतर के इमोशंस। अगर हमने अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं किया, अलग अलग लोगों के साथ हमारी खटपट हो रखी है, वो भीतर दबा हुआ है, जी तो वो सप्रेस्ड इमोशन जो है वो प्रॉब्लम बनती है। ब्रेथवर्क एक ऐसा पावरफुल प्रोसेस है अगर वो कर पाए, क्योंकि अगर सिजोफ्रेनिया अगर वास्तव में हो तो बहुत बार संभावना है कि वो शायद कर नहीं पाएंगे, लेकिन क्योंकि अगर फोन करके पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगा कि इनको सिजोफ्रेनिया है। जी मतलब क्या होता है ना, कोई गए मेंटल फिजिशियन के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, किसी काउंसलर के पास, और उसे ज्यादा समझ में नहीं आया तो उसने कोई टर्म बोल दिया, है ना। डायग्नोसिस गलत भी हो सकती है। लेकिन अगर ब्रेथवर्क करते हैं तो ब्रेथवर्क जो है वो माइंड को हील करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, है ना, इमोशन को क्लियर करने में, आपकी नाड़ियों को हील करने में। ब्रेथवर्क कर पाए तो ब्रेथवर्क विल हेल्प यू। जी हाँ, और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए समझते हैं उनकी समस्या को और जानते हैं उसका बेहतर इलाज। हेलो। हाँ जी। जी, अपना नाम बताइए, हेलो। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम घनश्याम है जी, मैं सूरत गुजरात से हूँ और मेरी उम्र है 50 साल। जी मेरा सर। वेट है लगभग 55 किलो जी और मेरी हाइट है 6.5 फीट। जी आप, एक्चुअली मेरे प्रॉब्लम ये है कि मेरे को सेरेब्रल एटेक्सिया है न्यूरो का। जब मैं चलता हूँ तो बॉडी इम्बैलेंस रहती है, इसका इफेक्ट मतलब काफी ज्यादा रहता है। बोलता हूँ तो ज्यादा रहता है, बोलने में भी दिक्कत रहती है, इस तरह की समस्या रहती है। और शरीर में धीरे धीरे वजन भी कम हो रहा है मैम। और एलोपैथी में इसका एक्चुअली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे डॉक्टर मेडिकल फील्ड में भी मैंने दिखाया था तो उन्होंने कुछ। दूसरा रंजन से मेरी कि ये मेरे पिताजी को भी है, अंकल को भी है और मेरे ब्रदर को भी है, ब्रदर को भी। ये लगभग 5 साल से हो रहा है सर। और मेरा वेट लॉस भी मतलब 5 साल में समझो 10 किलो जैसा कम हो गया है। हल्का सा कॉन्स्टिपेशन रहता है, मेंटल और फिजिकल स्थिरता भी नहीं है बॉडी में। ध्यान अभ्यास भी 3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन गहरा और अच्छा नहीं हो पा रहा है। जी कभी कभी योग निद्रा वीक में एक बार करता हूँ, ब्रेथ भी करता हूँ, सबसे जुड़ा भी रहता हूँ, देखता रहता हूँ, सारे प्रोग्राम अटेंड करता हूँ लगभग। जी, और अभी एक घंटे स्टार्ट होकर मैंने मिलेट भी खाना चालू कर दिया 1 वीक से। वेरी गुड। और अभी एक PMA का प्रोग्राम जो आ रहा है अभी वो भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी 1 वीक से एक नींद अच्छी हो गई, ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। घनश्याम जी, जी सर। सेरिब्रल एटेक्सिया की जो हम बात कर रहे हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सिम्टम्स क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ पर सेरिब्रल एटेक्सिया में आपको प्रकृति से जुड़ना सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। बेयरफुट आप नंगे पैर घास पे या मिट्टी पे चला करें 15 मिनट से आधे घंटे। अगर हम 15 मिनट से आधे घंटे प्रकृति के साथ चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो ये हमें सबसे ज्यादा हील करने में हेल्प करेगा। आपको ये समझना है कि मेडिकल में इलाज तो नहीं है, डॉक्टर ने तो आपको कह ही दिया है। आप मेडिकल के बारे में सोचना भी बंद कर दें। मेडिकल में जो टर्म बताया गया है, बनाया गया है, उस टर्म को भी सोचना बंद कर दें कि सेरिब्रल एटेक्सिया नाम की कोई चीज है। आपको जो सिम्टम है, उन सिम्टम के आधार पर आप चीजों को, अपने हेल्थ को, अपने आप को समझिए कि मुझे क्या काम करना है ना। तो प्रकृति के साथ रहना है, ये एक अच्छी जरूरी बात है। दूसरी बात जो है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इड़ा पिंगला नाड़ी को, लेफ्ट और राइट की नाड़ी को संतुलित करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो काफी हेल्प करता है। एटेक्सिया के इशू में, जिसमें हमें चलने में दिक्कत होती है, हमारा गेट, हमारा चलने का तरीका प्रभावित होता है, इन सभी इशूज में अनुलोम विलोम प्राणायाम हेल्प कर सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रकृति में पैदल चलना। दूसरा पॉइंट है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। और आप योग निद्रा कर रहे हैं, योग निद्रा करते रहिए। ब्रेथवर्क भी, योग निद्रा और ब्रेथवर्क इन दोनों को अल्टरनेट डे पे कीजिए, एक दिन योग निद्रा और एक दिन ब्रेथवर्क। अगर आप ऐसा 1 महीने करते हैं तो इससे आपको बहुत हेल्प होगा। और सोते समय या दिन में भी कर सकते हैं। पैर की जो छोटी उंगलियां हैं उनके सभी टिप्स को दबाए करें। सुजोक में, रिफ्लेक्सोलॉजी में जो हमारे हाथों के टिप्स हैं और पैर के टिप्स हैं वो हमारे ब्रेन रीजन से जुड़े होते हैं, और उसमें भी ज्यादा जरूरी है पैर का।
तो पैर के टिप्स का मसाज अगर हम कर रहे हो तो वो हमारे ब्रेन को ओवरऑल एनर्जी फ्लो वहां का जो है बढ़ेगा। देखिए अगर कहीं की ब्रेन के इशू में अगर कुछ मेडिकली बताया जा रहा है तो उस रीजन में जो एनर्जी का फ्लो है या ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो अगर हम एक्यूप्रेशर या रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं तो उससे आपको हेल्प होगा। पैर की उंगलियों के टिप्स को आप दबाया करें सोने से पहले और दिन में भी दबा सकते हैं। मेडिकल टर्म्स में ज्यादा ना जाए। ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, करते रहिए। ध्यान की बारीकियों को, चूंकि आपको लंबा समय हो गया है ध्यान को, बारीकियों को समझिए। माइंड टू मैटर किताब पढ़ें या सुने। माइंड टू मैटर को आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो उससे आपको ध्यान की बारीकियां समझ में आएंगी। गहरे ध्यान में हम उतरते हैं तो एनर्जी का जो फ्लो है वो बढ़ता है। एनर्जी का फ्लो बढ़े तो आपकी बीमारी ठीक होने लग जाएगी। मेडिकल टर्म्स से आजाद बनिए, बीमारी को हील करने में आसानी होगी। जी हाँ घनश्याम जी, मेडिकल टर्म से बचिए और अपनी बीमारी को किस तरीके से हील कर सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने तमाम दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगी कि डॉक्टर से पूछो में जब भी वो अपना सवाल लेकर आए, अपनी समस्या को बताएं। किसी डॉक्टर ने, किसी दोस्त ने, किसी बड़े ने या क्या वंशानुगत उनके साथ हो रहा है, उस बीमारी का नाम पहले लेने के बजाय बाद में ले। क्योंकि समस्या क्या है, आपको क्या तकलीफ हो रही है, आप दिनचर्या में क्या रुकावट महसूस कर रहे हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल जानते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सीएम त्रिपाठी बोल रहा हूँ। मैं यूपी गोरखपुर से बात कर रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछिए सर। मेरे सांस फूलने की दिक्कत हो रही है जी काफी दिन से है। चलने पर या कोई फिजिकल वर्क करने पर जी मेरी सांस फूल जाती है। और दूसरा ये कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, कोशिश करता हूँ ज्यादा समय तक करूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। जी मेरे पैरों में दर्द रहता है तो 35 मिनट 40 मिनट बाद मेडिटेशन रुक जाता है और मुझे अपनी पोजीशन बदलनी पड़ती है। तो और उसके लिए क्या है जी कुछ उपाय होता है? हाँ, तो पहले मैं आपको ध्यान के बारे में बताता हूँ कि ध्यान की गहराई को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप ध्यान की गहराई को बढ़ा लें तो आपकी बीमारी जो है बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी। योग निद्रा और ब्रेथ वर्क, इन दो अभ्यास को अल्टरनेट डे पे आप किया करें। ज्यादा जरूरी आपके लिए योग निद्रा होगा क्योंकि वो अधिक आसान है। उसमें बस लेट के अपने बॉडी के मसल्स को, बॉडी पार्ट्स को फील करना होता है। गाइडेड योग निद्रा आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, मेरी भी है 18 मिनट की योग निद्रा, और मेरा नाम डालेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा। योग निद्रा को अल्टरनेट डे पे करें, अल्टरनेट डे पे ब्रेथ वर्क को करें। ब्रेथ वर्क थोड़ा सा मेहनत वाला प्रोसेस होता है, लगातार सांसें लेनी होती है, तो अगर आप कर पाएं तो उसको करें आराम से। उसमें बहुत ज्यादा एक्सर्शन, बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करनी है, थोड़ा आराम से करना है ना, क्योंकि आपको सांस की तकलीफ है। और जो सांस की तकलीफ चलने के बाद होती है, तो यहाँ पे हम समझे कि हमें अपने एक नाड़ी है उसको एक्टिवेट करना है। ST4 से लेकर ST7, मेनली ST7 हमारे बाएं हाथ पे छोटी उंगली के लाइन में ये ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो यहाँ पे 3 अंगुल या 4 अंगुल आप रखेंगे, तो ST7 आपको दिखाया जा रहा है। थोड़ा ST7 के नीचे से 2 अंगुल नीचे से आप दबाना शुरू करें और ST7 की ओर दबाते हुए जाएं। यहाँ पर दर्द आपको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको दबाना है। और जब आप यहाँ पर रेगुलर दिन में 3 से 5 बार दबाएंगे, क्योंकि दर्द तो हो नहीं रहा है तो आप आराम से दबा सकते हैं, तो आपकी ये जो नाड़ी है HT, हार्ट साउ इन, वो एक्टिव होगी और ये आपको जो सांस चलने पर जो सांस की तकलीफ होती है उसमें आराम मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखना है, तुरंत फायदे की उम्मीद नहीं करना है। 1 महीने तो आप लगातार करते रहें, कभी कभी फायदा जल्दी भी मिल जाता है, पहले हफ्ते में फायदा मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन आप धैर्य के साथ इस पॉइंट को दबाया करें। अल्टरनेट डे पर योग निद्रा और ब्रेथ वर्क करें, तो इससे आपका ध्यान गहरा होगा, और ध्यान गहरा होगा तो आपके अंदर ऊर्जा का जो संचार है आपके चक्रों में वो बढ़ जाएगा। एनर्जी का फ्लो अगर बढ़ जाए तो हर एक बीमारी ठीक होती है ना। तो मेडिटेशन में टाइम अच्छे से देना है, दिन में 2 बार ध्यान में बैठने की लगाने की कोशिश करें। टाइम देने से हर एक चीज में इंप्रूवमेंट आता है। और ये ST7, ST4 से लेकर ST7
इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथ में दबाएं। यहाँ पे आप लाल रंग भी लगा सकते हैं, लाल रंग जो स्टेशनरी स्टोर पे आपको व्हाइट बोर्ड मार्कर मिल जाएगा, इसको आप लगा सकते हैं, या रक्त चंदन का पेस्ट लगा सकते हैं, HD4 से HD7। छुट्टी के दिन तो रक्त चंदन लगाएं, बाकी दिन लाल कलर लगा लें मार्कर से, तो इससे आपको चीज जो है वो इम्प्रूव आने लग जाएगी। जी हाँ सर, आपने हमसे सवाल किया, अपनी समस्या पूछी, और ना सिर्फ अपना बल्कि तमाम लोगों का जो ध्यान और श्वास से संबंधित समस्या थी उनका भी समाधान आपने हमारे जरिए उन तक पहुंचाया। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ मैडम। अपना नाम बताइए सर, और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सागर हुआ जी, अपना सवाल पूछिए सर। मैम। बहुत कि 1 महीने से मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरा एंजाइटी कम नहीं हो रहा है। एंजाइटी कम नहीं हो रहा है? एंजाइटी में आप 1 महीने में रिजल्ट चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। एंजाइटी का एक कारण ही होता है जल्दबाजी करना, है ना। जल्दबाजी ना करें, थोड़ा धैर्य रखना है। सवाल यहाँ पे बेहतर ये होना चाहिए था कि मैं 1 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, मुझे अपनी एंजाइटी को ठीक करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे और क्या करना चाहिए। तो आपको प्रकृति के साथ रहना है। आप नंगे पैर जमीन पर 15 मिनट से आधे घंटे चला करें, घास पे या मिट्टी पे, जो भी मिल जाए आसानी से उस पे चला करें। पैर पे, नंगे पैर जमीन पे चलने के अलावा आपको कोई पेड़ को हग कर लेना है और हग करके 5 मिनट रहना है। जब आप पेड़ को हग करेंगे तो पेड़ में जो नेचुरल प्राण होता है वो आपके भीतर आएगा। एंजाइटी को हील करने के लिए प्रकृति प्राण की बहुत जरूरत है। तो प्रकृति प्राण जो है पेड़ को हग करने से, पेड़ को गले लगाने से और नंगे पैर चलने से मिलेगा। इसके अलावा आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। योग निद्रा जो है वो लेट कर किया जाता है, मेडिटेशन बैठ कर करते हैं, योग निद्रा लेट कर करते हैं। गाइडेड योग निद्रा मेरा और बहुत सारे अलग अलग योग शिक्षकों का मिल जाएगा यूट्यूब पे, उसको आप डेली किया करें तो उससे आपको हेल्प होगा। और आप एक्यूप्रेशर पॉइंट का सहारा ले सकते हैं, PC6 पेरिकार्डियम 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पर अंदर की तरफ 3 अंगुल के डिस्टेंस पे PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख ले। इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलर दबाएंगे। यहाँ पर भी दर्द नहीं मिलता है, लेकिन आपको इसे दबाना है, दोनों हाथों में दबाना है, बाएं हाथ में ज्यादा दबाना है। तो जब आप इसको रेगुलर दबाएंगे, दिन में 5 बार दबाएंगे, और आप यहाँ पे हल्दी भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हल्दी जो है वो हमारे भीतर अलग अलग तरह की ऊर्जा होती है। एनर्जी मेडिसिन में 5 तरह की ऊर्जा बताई गई है। तो जो एंजाइटी में जिस तरह की ऊर्जा हमारी कम हो जाती है, हल्दी को लगाने से उस जगह पर वो ऊर्जा जिसको पृथ्वी से जिसका कनेक्शन जोड़ा गया है वो बढ़ती है। तो योग निद्रा का अभ्यास, प्रकृति में नंगे पैर चलना, पेड़ को हग करना, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना, जब इन सभी को आप आराम से करेंगे तो आपको धीरे धीरे फायदा होगा। एंजाइटी में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, है ना। जल्दबाजी का काम शैतान का अड्डा, हिंदी में मुहावरा होता है। जल्दबाजी करेंगे तो फिर आप डिस्करेज हो सकते हैं। 6 महीने कीजिए, हो सकता है पहले ही फायदा होना शुरू हो जाए, नहीं तो 6 महीने में तो जरूर आपको फायदा होगा। सर, आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान करना या अध्यात्म से जुड़ना यूँ तो काफी सारे फायदे देता है, लेकिन सबसे ज्यादा और जो सबसे जरूरी है वो है धैर्य सिखाना। जी हाँ, हम ध्यान से धैर्य सीखते हैं। किसी भी समस्या से हम डरे नहीं, उसका धैर्यपूर्वक पहले तो हम उस पर बात करें, फिर उसका समाधान खोजें और धीरे धीरे उस समस्या को हम खत्म करें। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हाँ जी, सूरत से घनश्याम ही बोल रहा हूँ मैं। मेरा फोन कर दिया था तो सर से मुझे एक बार फिर पूछना था। जी घनश्याम जी। सर, आप मुझे बता रहे थे, मेरे को बता रहे पैदल बेयर फुट वॉक के लिए, अनुलोम प्राणायाम के लिए, और छोटी टिप के अंगुली के वो वहाँ पे आप मसाज करने के लिए। मैं सर मेरे वो सेरेब्रम एटेक्सिया के बारे में पूछा था आपसे जी। तो, और आप बात नहीं हो गई, कट गया था फोन से। फोन कट गया था, लेकिन आपकी बात समझ में आ गई, आपको जवाब दे दिया गया था। मेडिकल टर्म्स को आप ज्यादा ना पकड़े, अपने इस तकलीफ को अपनी भाषा में बताया करें कि आपको क्या तकलीफ होती है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज सेकेंडरी।
अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी ही मुख्य होती तो आपकी बीमारी ठीक हो गई होती, लेकिन बीमारी तो ठीक नहीं हुई। तो हमें मेडिकल टर्म्स को नहीं पकड़ना है, मेडिकल को नहीं पकड़ना है, हमें एनर्जी को पकड़ना है, हमें माइंडसेट को पकड़ना है। एनर्जी पर काम करेंगे, माइंडसेट पर काम करेंगे तो हीलिंग हो जाएगी। मेडिकल टर्म्स को अगर आप पकड़े रहेंगे तो हम कभी मेडिकल से आजाद नहीं हो पाएंगे, मेडिकल के सिस्टम से, हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से आजाद होना है। हॉस्पिटल के जो वर्ड, हॉस्पिटल के अंदर आप जो वर्ड सुनते हैं उन वर्ड्स को ज्यादा प्रायोरिटी ना दें। ठीक है, आप अपने जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप लास्ट में बोल सकते हैं, पहले ये बोलिए कि आपको तकलीफ क्या होती है। अपने तकलीफ को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे तो आप उसको चक्रा से और नाड़ियों से हम जोड़ सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा बता दिया गया है। पैर की उंगलियों के टिप्स को दबाना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है और प्रकृति में नंगे पैर चलना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। इन सभी को करने से आपको फायदा होगा। आप एक बार में अगर आप बात नहीं समझ पाते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर बाद में डाली जाती है, PMC हिंदी टीवी चैनल पे, तो आप दोबारा भी देखकर वहां पे समझ सकते हैं। क्योंकि आप ज्यादातर लोगों के लिए बहुत सारे टर्म्स हमारे जो हैं एक्यूप्रेशर के या बाकी जो के नए होते हैं, तो रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। जी हाँ घनश्याम जी, आप हमारे डॉक्टर से पूछो कि पिछली सभी वीडियोस को PMC हिंदी के नाम से अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो वहां आपको डॉक्टर से पूछो कि सभी वीडियोस अवेलेबल होंगी और वहां आप अपना सवाल का जवाब देख सकते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो हेलो, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं महाराष्ट्र नागपुर से बात कर रही हूँ मैम। मेरा नाम रूपाली टेम्बुने है। जी मैम, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा 18 साल का लड़का है जी। तो अभी बस गए 15 दिन से उसकी तबीयत खराब थी जी। तो उसको ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे मैम कि नाभि के आसपास में बहुत दर्द होता है उसको, और 8 से 10 बार उसको लैट्रिन हुई और वो रेड कलर में पानी जैसे सी बंदी हुई नहीं आ रही थी। तो उसका क्या कारण है और उसके लिए क्या करना चाहिए? जी। क्या नाम बताया आपने अपना? रूपाली टेम्बुने। तो रूपाली जी, कभी आपने सुना है नाभि या धरण के बारे में? हाँ सुना है सर। हाँ, तो उस वजह आपके बेटे की धरण जो है वो गड़बड़ हो गई है, धरण को ठीक कराना पड़ेगा, तब बीमारी ठीक होगी। तो चलिए उसके एक्सपर्ट आप ढूंढिएगा, मैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देता हूँ, उससे अपने आप से कोशिश करें। हमारी हथेली पर नाभि को, धरण को ठीक करने के लिए जो पेट की तकलीफ है, नाभि के पास की तकलीफ है, जिससे दस्त लग गए हैं, ये स्पष्ट लक्षण है कि धरण जो है अपनी जगह से हट गई है। तो अब हमारी हथेली में जो सेंटर ऑफ द एरिया है, इसको क्लॉकवाइज या सर्कुलर आपको आराम से दोनों हाथों में मसाज करना है। ऐसा ही पैर के तलवे में करना है। आराम से 2 से 5 मिनट मसाज करने के बाद चारों जगह पे आप हल्दी लगा दीजिए। हल्दी जो है वो पृथ्वी ऊर्जा को बढ़ाता है, तो वो स्थिरता, स्टेबिलिटी लाएगा। साथ ही साथ UB57 काफ मसल्स का जो सेंटर होता है पीछे की तरफ से, उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी दबा सकते हैं, उससे भी नाभि जो होती है अपनी जगह पर आती है। और माइंडसेट पे थोड़ा काम करना जरूरी है कि जो एक सोच होती है कि मेरी जिंदगी ठीक नहीं हो रही है, नाभि के हटने का ऊर्जा की लेवल पे काम करना है, क्योंकि वो तुरंत काम करेगा। लेकिन अगर हम माइंड पे काम नहीं करेंगे तो एक बार नाभि ठीक भी हो जाए, हम किसी योगा एक्सपर्ट जो नाभि को ठीक करना जानता है उनसे मिले, एक बार उसने ठीक कर दिया, जो कि आप खुद से भी काफी हद तक आप कर सकते हैं। तो बार बार भी बहुत लोगों की घसकती रहती है नाभि, और बार बार परेशान होंगे, क्या बार बार एक्सपर्ट के पास जाएंगे नाभि ठीक कराने के लिए? नहीं, मन पर काम करना है। और मन में यहाँ पे जो रोल है वो ये समझना है कि हम मन में ये सोच के बैठे हैं कि मेरी जिंदगी जो है वो ठीक नहीं चल रही है। नाभि जो केंद्र है हमारा, केंद्र सेंटर डिस्टर्ब हुआ है, और हमारी लाइफ की जो सबसे सेंट्रल फिलॉसफी, जो सेंट्रल थिंकिंग है कि मेरी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। हमेशा एक अध्यात्म का हमें ये एक सत्य जानना है कि जो कि भगवत गीता में भी आता है सार के रूप में, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। ये 3 सेंटेंस को आप मंत्र की तरह, मतलब मंत्र में कह रहा हूं, बार बार बोलना है, वो दिमाग में बैठाना है। हम यह मान के बैठते हैं कि मेरी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसे होना चाहिए था,
एग्जाम पास करना चाहिए था, एग्जाम में ऐसे मार्क्स आने चाहिए थे, बिजनेस ऐसे चलना चाहिए था। यह सब बातें जो हैं वो छोड़ दें। जीवन एक अनुभव है और अनुभव के माध्यम से हम सीखते हैं और सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हर एक अनुभव को स्वीकार करना सीखें। अपने जीवन के प्रति, अपनी किस्मत के प्रति कंप्लेन ना करें। सीखने पर फोकस करेंगे, बोलते रहेंगे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, तो ये नाभि को ठीक करने में आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ मिलेट्स पे आप आ जाएं। मिलेट्स खाना जो है वो पेट के, वैसे तो बॉडी के हर एक चीज के लिए मिलेट्स जो है बहुत अच्छा है, लेकिन पेट के लिए तो बहुत जरूरी है। 5 तरह के मिलेट्स होते हैं, इनको अमेजन से मंगाएं और इनकी रेसिपी यूट्यूब से देखकर इनकी खिचड़ी, इसका खमीर, इसकी रोटी बनाकर खाना शुरू करें। ये पेट को ठीक रखेगा। जी हाँ, हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और इस साइकोसोमेटिक रीजन को अगर आप जान जाते हैं तो आपकी समस्या को हल करना आपके लिए और भी आसान हो जाता है। मैम, आपने अपना सवाल किया अपने बेटे के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा इस तरह से काम करें ताकि आपका अपने लिए भी फायदा हो और दूसरों के लिए भी। इसलिए जब भी हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, जब भी हम ध्यान से जुड़ते हैं, तो उससे हो रहे अनुभव को आप अपने दोस्तों के बीच में साझा कीजिए। इससे ना सिर्फ आपको फायदा होगा बल्कि सामने वाले इंसान को भी एक नया ज्ञान मिलेगा। और आप ज्ञान कैसे लेंगे? आप किताबें पढ़ेंगे। जी हाँ, अच्छी किताबें पढ़िए। यू कैन हील योर लाइफ नामक एक किताब है जिसमें आप ये जानेंगे कि हर अंग का क्या विशेष कार्य है और उसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने साइकोसोमेटिक रीजंस को बेटर बना सकते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हाँ जी। जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कांता जी, कुशेत्र हरियाणा से बोल रहे। जी कांता जी, अपना सवाल कीजिए। अब मेरे को ना भूख नहीं लगती, सारा दिन ऐसे जैसे को पेट भरा भारी भारी रहता पेट मेरा। जी कांता जी, मिलेट्स खाना शुरू कीजिए। अब पहले तो आप शांत माहौल में जाइए, नहीं तो आप हमारी बात समझ नहीं पाएंगे। आपके बैकग्राउंड में नॉइज हो रहा है। हाँ जी। तो आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। शांत माहौल में कृपया जाएं। धन्यवाद। भूख नहीं लगने के लिए कई तरह से हम काम कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर से काम कर सकते हैं, मिलेट्स से काम कर सकते हैं। मिलेट्स खाएंगे तो वो आपकी भूख को बढ़ाएगा, भूख नॉर्मल करेगा। पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, उसको हम दबाएं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे तलवे और ऊपर का जो सांवला हिस्सा उसके जंक्शन पे है। इसका फोटो खींच के समझ लें। इसको आपको अच्छे से दिन में 5 बार दबाना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के साथ साथ आप यहाँ पर हल्दी लगाएं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द मिलने की बहुत संभावना है, दर्द मिलेगा। दर्द मिल रहा है मतलब कि एनर्जी बैलेंस, एनर्जी का डिस्टर्बेंस ज्यादा है। 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाएंगे, इससे आपकी भूख बढ़ने लगेगी। साथ में आपको ध्यान में 2 बार बैठना है और मिलेट्स खाने हैं। मिलेट्स जो है वो सबसे हेल्दी फूड है। गेहूं और चावल जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, लेकिन अगर कोई हमारे समाज स्वास्थ्य समस्या नहीं हो तो चलिए आप स्वास्थ्य का नुकसान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य समस्या है फिर तो बहुत जरूरी है कि हम मिलेट्स पे शिफ्ट कर जाएं, गेहूं और चावल को बंद करें। तो मिलेट्स खाइएगा तो आपका हेल्थ नॉर्मल होगा। 5 तरह के मिलेट्स हैं और आपके लिए कोदो मिलेट और लिटिल मिलेट सबसे अच्छा है। वैसे 5 मिलेट जो है वो फायदे करते हैं। कोदो मिलेट जो है सबसे ज्यादा उस पर फोकस करें, बाकी सभी मिलेट्स को खाएं। इसके कई तरह की रेसिपी बन सकती हैं। इनको खमीर बनाया जा सकता है, जिसका सबसे बेस्ट है वो खमीर है। मिट्टी के बर्तन का यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर खमीर में मेहनत ज्यादा दिखती है तो खिचड़ी ट्राई कर सकते हैं। इसकी रोटी बना के खाई जा सकती है, लेकिन जब रोटी बनाते हैं तो रेशियो थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये 100% मिलेट का आटा नहीं होता, 70-30 के रेशियो में हम करते हैं तभी, नहीं तो रोटी इसकी बहुत टाइट हो जाती है। तो ये सारी रेसिपीज आपको जो है यूट्यूब के अलग अलग वीडियोस पे मिल जाएंगी। मिलेट्स को ट्राई करना शुरू करें, मिलेट्स को खाना शुरू करें। गेहूं और चावल जो है वो बंद कर दें, आप ठीक हो जाएंगे। गेहूं और चावल, जिसको हम समझते हैं कि यही एकमात्र जरिया है अपनी भूख को शांत करने का, या यही अनाज है जिनसे हम अपना खान पान कर सकते हैं, इस सोच से आपको थोड़ा सा हटना पड़ेगा। मिलेट्स का सेवन आपने करना पड़ेगा। आपकी समस्या आपको धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। आपने सवाल किया मैम, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल जो मैंने शुरुआत में पूछा था वो ये कि हमारा मन किस तरह से हमारे
रहने के लिए एक सीढ़ी प्रदान करता है। बहुत अच्छे। एक और सवाल ये आता है कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? क्या खराब दिनचर्या की वजह से हम अपने स्वास्थ्य के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देते हैं? कॉलेज में जब एग्जाम होता है ना, तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जी आपका दोनों सवाल जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन वाला है। जी लेकिन चलिए अब उसको शॉर्ट क्वेश्चन में तो बताने की कोशिश में करता हूँ। माइंड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, हील जी ना, अंग्रेजी भाषा में है, जो अंग्रेजी समझ सकते हैं देखिएगा हील। तो उसमें यह बात आती है और भी हर जगह बात है कि हमारी लाइफ की हर एक चीज माइंड से ही शुरू होती है ना। आपको लाइफ में कुछ प्लानिंग करना हो, कुछ मैनिफेस्टेशन करना हो, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, माइंड पहले आप सोचना शुरू करते हैं, जी प्लानिंग करना शुरू करते हैं। हेल्थ के मामले में हम ऐसा नहीं सोचते। हेल्थ में जब गड़बड़ हो जाता है मामला, जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम सोचना शुरू करते हैं। जी तो हमें थोड़ा समझदार बनना है। हमें हेल्थ के लिए माइंड से समझना सोचना शुरू करना है। थिंकिंग, मेरी सोच कितनी सकारात्मक है, आप चिंतन किया करें। 10 के स्केल में एक असेसमेंट करने का एक तरीका होता है। 10 के स्केल में आप देखिए कि मैं कितनी सकारात्मक सोचती हूँ, कितना सकारात्मक सोचता हूँ। और जो भी है आपका 5 है, 6 है, 7 है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें कि अगले एक महीने में, अगले 40 दिन में मैं अपने आप को और अधिक पॉजिटिव बनाऊंगा। जी तो जब डायग्नोसिस हो जाए क्या मुझे माइंड को इम्प्रूव करना है, तब यू कैन हील योर लाइफ जो है पढ़ेंगे तो भी ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। यू कैन हील योर लाइफ को लोगों को पढ़ने का तरीका भी बहुत लोगों को ठीक से नहीं आता। तो इसके लिए हमने हेल्प करने के लिए आपको परिवर्तन के अंदर 15 वीडियो बनाकर दिए हैं लुई है कि आप यू कैन हील योर लाइफ के वो 15 वीडियो बहुत अच्छे से देखिए, तब समझ में आएगा कि हम कैसे इसको पढ़ें। ये बहुत गहरी किताब है, कई बार पढ़ने के बाद हम इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। वैसे लैंग्वेज सिंपल भी लगता है बहुत लोगों को, लेकिन माइंड पे काम करना ना, ये तो लाइफ लॉन्ग टास्क है। यानी कि अगर हम इसको छोटे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो किसी समस्या के आ जाने के बाद उसका समाधान ढूंढने से बेहतर है कि समस्या को आने ही ना दिया जाए, उस पर काम किया जाए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हरकेश सिंह है जी। जी, अपना सवाल पूछिए सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि मैंने सुना था ध्यान करते समय वेट टर्न कैसे ठीक होगा ध्यान से? जी, ध्यान करने से वेट कैसे ठीक होगा, ये आपका सवाल है। हाँ जी। हाँ, तो वेट जो आता है वो कहाँ से आता है? खाना खाने से आता है, भोजन करने से। अगर हम भोजन ज्यादा करेंगे तो वेट बढ़ेगा। तो वेट को कम करने के लिए हमें भोजन को ठीक करना सीखना है कि हम भोजन को घड़ी देखकर ना खाएं, भोजन को भूख देखकर खाएं। जब भूख लगती है तब हम भोजन करें, जितनी भूख होती है उतनी भोजन करें। आज भोजन टेस्टी बना है तो थोड़ा ज्यादा खा लें, बहुत लोगों की ये टेंडेंसी होती है। दैट इज नॉट द राइट वे। भूख से ज्यादा, चाहे आपका पसंदीदा भोजन भी है, दबाकर ऊपर ओवर ईटिंग ना करें। ओवर ईटिंग करते तभी तो वेट बढ़ता है। तो भोजन को चबा चबा के करना चाहिए, एक एक कौर का स्वाद लेना चाहिए। तो ये ऐसा करना चाहिए। ये बुद्धि कहाँ से मिलेगी? ये ध्यान से मिलेगी। तो जब आप ध्यान करेंगे तब आप समझेंगे कि भोजन को महत्व देना है। टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए भोजन नहीं करना है। अगर आप टीवी देखते हुए भोजन करेंगे तो तब तो ज्यादा खाना खा ही लेंगे आप। शांत मन से एकांत में प्रार्थना करते हुए चबा चबा कर भोजन करें और गेहूं चावल बंद करें, मिलेट्स खाना शुरू करें। मिलेट्स खाएंगे, आपकी गारंटी है कि आपका जो वेट है वो नॉर्मल हो जाएगा। यू कैन हील योर लाइफ भी पढ़ें। लुई है कभी वेट कम करने के लिए भोजन की बात नहीं करती थी, एक्सरसाइज की बात नहीं करती थी। अगर मन चंगा है तो शरीर तो चंगा हो ही जाएगा। मन को तंदुरुस्त करने की जरूरत है शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तब हम उतना भोजन करेंगे जितनी जरूरत है, नहीं तो जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेंगे। और जल्द से ज्यादा भोजन कर लिए फिर आप दौड़ दौड़ के एक्सरसाइज करके करते रहिए, वो उतना हेल्दी अप्रोच नहीं है। ध्यान से, खुद से प्रेम करने से सब कुछ ठीक होता है, वेट भी नॉर्मल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है खाने को ब्लेस करके खाना। हाँ, खाने को खाने की तरह खाना है। खाना आपका जीवन नहीं हो सकता है। हाँ, जीवन जीने के लिए खाना जरूरी है। आपने सवाल किया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हमेशा
हमारे दर्शकों के लिए एक नया ज्ञान देते हैं। मैं चाहूंगी कि आज डॉक्टर से पूछो में आप हमारे दर्शकों के लिए अपना एक मैसेज देंगे। पंचकोश के सिद्धांत पे मैं बार बार बात करता हूँ, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। जी। जितनी गहराई तक आप समझ सकते हैं, हर एक तल को समझने की कोशिश करें। प्राण शरीर को, 5 तत्वों को, प्राण को, मन को, विज्ञानमय को, और जो सबसे हाईएस्ट, सबसे सूक्ष्म लेवल है उस पर काम करना सीखें। तो हम मन पर तो काम कर ही सकते हैं, मन तो समझ में आता ही है, सबके पास माइंड है। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य शब्द मन से ही बना है, मनुष्य और मानव। तो मन को ठीक करना सीखना है। मन ठीक हुआ तो हेल्दी 100% गारंटेड है। मन को ठीक करें, कैसे करेंगे? ध्यान से होगा, स्वाध्याय से होगा, अच्छे लोगों के साथ संगति से होगा। पॉजिटिव थिंकिंग, जब पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। अपने माइंड पर काम करना सीखिए दोस्तों। हम अपने आप को बहुत इजीली सभी रोगों से दूर कर सकते हैं। दवाई महत्वपूर्ण नहीं है, दवाई से बीमारी ठीक नहीं होती है। मेडिकल डॉक्टर यहाँ पर सेशन में जानना चाह रहे हैं कि कैसे ठीक करें, क्योंकि फायदा नहीं हुआ एलोपैथी की दवाइयों से। बीमारी ठीक तब होगी जब मन पर काम करेंगे, अध्यात्म के माध्यम से अपने आप पे काम करेंगे। मन पर काम कीजिए, तंदुरुस्त रहेंगे। सर, बहुत अच्छा फलसफा आपने हमारे दर्शकों को दिया है कि अगर अपने मन पर काम करेंगे तो आपकी ज्यादातर समस्याएं खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। ज्यादातर नहीं निमिका जी, 100% समस्या। जी हाँ। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मन को आपने ठीक कर लिया तो ठीक ना हो। जी बिल्कुल। देयर इज नो इनक्यूरेबल डिजीज। कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज नहीं हो सकता, और लगभग सभी बीमारियों में दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मन पे काम करेंगे तो। जी हाँ सर, अपना इतना अद्भुत ज्ञान आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद जी। तो दर्शकों, इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह अगर हम अपने मन पे काम करेंगे तो हर चीज, हर समस्या हम हल कर पाएंगे। पीएमसी हिंदी आपके लिए हर एक विषय पर कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई शो लेकर आता है। जिस तरह से आप डॉक्टर से पूछो में स्वास्थ्य संबंधित शो के बारे में आप जानते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, इसी तरह से अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे तो आप सुन सकते हैं, उस किताब का ज्ञान सुन सकते हैं स्वाध्याय में। पीएमसी हिंदी पर रिश्तों को किस तरह से मजबूत करना है, इसको लेकर भी हम एक नया शो लेकर आए हैं जिसका नाम है रिश्तों की डोरी। अगर आप अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप को और बेहतर करना चाहते हैं, पति पत्नी के रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, अपने दोस्तों या फिर मैं कहूं कि अगर ऑफिस में किस तरह से आप अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं, तो आप हमारा ये नया शो जरूर देखिए जिसका नाम है रिश्तों की डोरी। और अगर आपके पास कुछ और सवाल है, स्वास्थ्य संबंधी सवाल है, तो आप डॉक्टर से पूछो में शुक्रवार को 5 से 6 हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डॉक्टर से पूछो पीएमसी हिंदी पर। नमस्कार।